पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और हमारी मीडिया सच को दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों को देखा करती है। यह डायलॉग मेरा नहीं है, मैं इतने अच्छे डायलॉग न बोल पाता हूं न लिख पाता हूं। यह डायलॉग है एक मूवी का और मूवी का नाम है द साबरमती रिपोर्ट। पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और हमारी मीडिया सच को दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों को देखती है। इस मूवी की स्क्रिप्ट गोधरा के ट्रेन अग्निकांड पर आधारित है, लेकिन एक बात तय है कि इस एक ही डायलॉग ने मीडिया रिपोर्टिंग के ऊपर कई सवालिया निशान लगा दिए और फिर से गोधरा ट्रेन अग्निकांड को चर्चा में ला दिया। अच्छा, क्या आपने इन टाइप की मूवीज की रिलीज डेट की टाइमिंग नोट की है? ऐसी वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने वाली मूवीज हमेशा चुनावी साल में ही क्यों रिलीज होती है? जैसे मनमोहन सिंह पर आधारित एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर याद होगा आपको, 2019 में रिलीज हुई थी। खैर, आज के एपिसोड में हम मूवी की बात नहीं करने वाले। आज बात करेंगे गोधरा अग्निकांड की। देखिए, गोधरा में जो घटना हुई वो बहुत अनफॉर्चुनेट थी, लेकिन हम सबको एक बड़ा सबक सिखा के गई। इस घटना और इसके बाद के इंसिडेंट्स ने देश पर कलंक लगा दिया, देश के सांस्कृतिक ताने बाने की धज्जियां उड़ा दी, हमेशा हमेशा के लिए देश की सियासत को बदल कर रख दिया और भारतीय राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया। चलते हैं साल 2002 में। 2002 की फरवरी की बात है। विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में राम जन्मभूमि में एक पूर्णाहुति महायज्ञ समारोह का आयोजन करने वाली थी। विश्व हिंदू परिषद ने इस पूर्णाहुति महायज्ञ में शामिल होने के लिए हजारों राम भक्तों और कार सेवकों को भारत के कोने कोने से अयोध्या आने के लिए इन्विटेशन भेजा। गुजरात से भी हजारों कार सेवक अयोध्या जाने के लिए तैयार होते हैं। कार सेवक मतलब खुद की इच्छा से रिलीजियस सेवा करने वाले लोग, उन्हें कार सेवक कहते हैं। 22 फरवरी को कार सेवक अहमदाबाद से अयोध्या की ओर निकलते हैं। वहां पहुंचते हैं, पूर्णाहुति महायज्ञ में शामिल होते हैं। पूर्णाहुति महायज्ञ कार्यक्रम खत्म होता है। काम खत्म होने के बाद जैसा कि हर जगह होता है, समय था घर वापसी का। पूरे भारत से आए कार सेवक वापस जाना शुरू करते हैं और गुजरात के भी कार सेवक अयोध्या स्टेशन पहुंचते हैं। अयोध्या स्टेशन में कार सेवकों की भारी भीड़ जमा थी। कार सेवक भक्ति रस में डूबे थे। पूरा स्टेशन श्री राम के नारों से गूंज रहा था। लगभग 1700 कार सेवकों का जत्था अपने साथ होने वाली अनहोनी से अनजान अहमदाबाद जाने के लिए साबरमती एक्सप्रेस में सवार हुआ। ऐसा कहा गया कि सबसे ज्यादा कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस के S5 और S6 में सवार हुए थे। ट्रेन निकल पड़ती है अयोध्या से और 27 फरवरी 2002 को अपने राइट टाइम से लगभग 4 घंटे देरी से पहुंचती है गोधरा। गोधरा में वक्त था सुबह के 7:43। ठंड का मौसम था। कई लोग चाय पानी और दूसरी चीजें खरीदने के लिए ट्रेन से नीचे उतरते हैं। इनमें से कई लोगों को क्या पता था कि ये इनकी लाइफ की अंतिम चाय होने वाली है। ट्रेन का सिग्नल ग्रीन हुआ और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे रवाना होती है। तभी किसी ने इमरजेंसी ब्रेक पुल किया और एक तेज आवाज के साथ ट्रेन आउटर सिग्नल पॉइंट के पास रुक जाती है। कहा जाता है कि ट्रेन की चेन एक बार नहीं कई बार खींची गई। ट्रेन रुकी ही थी, तभी अचानक लगभग 2000 के करीब दरिंदों की भीड़ ने ट्रेन पर हमला कर दिया। जमकर पत्थरबाजी हुई, लेकिन हमलावर दरिंदों की प्यास नहीं बुझी। हमलावरों ने एक एक पत्थर मारने के बजाय पूरी ट्रेन को एक साथ जला देना मुनासिब समझा और इसके बाद वो हुआ जो मानवीय कल्पना से परे है। दरिंदों ने ट्रेन के 4 डिब्बों में आग लगा दी। पता नहीं किस लेवल की घृणा थी, किस लेवल की पिशाचता भरी थी इनके मन में कि इन्होंने निर्दोष लोगों से भरी एक ट्रेन को सुपुर्दे आग कर दिया। आग इतनी भीषण थी कि कई लोगों को डब्बे से निकालने का मौका तक नहीं मिला। कई लोग जिंदा जलकर मर गए, कुछ लोग तो नींद में ही जलकर मर गए। कहा जाता है कि फायर ब्रिगेड को भी भीड़ के द्वारा आग बुझाने नहीं दिया जा रहा था। ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात कर लें तो 27 महिलाओं और 10 बच्चों समेत 59 लोगों की जलकर मौत हो गई और 48 अन्य लोग घायल हो गए।
आज भी गोधरा जंक्शन पर साबरमती एक्सप्रेस की जली हुई बोगियां खड़ी हैं और उनसे 59 निर्दोषों की चीख सुनाई देती है और वो सिर्फ यही सवाल पूछती है कि हमें क्यों जला दिया गया। खैर, जिस वक्त यह हादसा हुआ, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। घटना के बाद आनन फानन में बैठक बुलाई गई और पुलिस प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ निर्देश दिए गए। लेकिन गोधरा अग्निकांड के अगले ही दिन माहौल अशांत हो गया। 28 फरवरी को एक मार्मिक घटना हुई। देखिए, उस समय पहली बार न्यूज की 24/7 ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गई थी। लोगों को न्यूज के माध्यम से गोधरा में हुए कांड के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो गया। फिर गोधरा से कार सेवकों के शव खुले ट्रक में अहमदाबाद लाए गए। इन शवों को घर वालों को देने के बजाय विश्व हिंदू परिषद को सौंपे जाने का आरोप लगा और जहां जहां यह ट्रक गुजर रहा था, वहां लोगों में गुस्सा और बदला लेने की भावना बढ़ती जा रही थी। जल्दी ही ट्रेन को जलाए जाने की इस घटना ने गुजरात में दंगों का रूप ले लिया और फिर पूरा गुजरात देखते देखते जल उठा। अहिंसावादी गांधी की जन्मभूमि में हिंसा का तांडव मच गया। हादसे के बाद गुजरात नहीं रहा। 1 मार्च को भारत बंद की घोषणा हुई। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि कथित तौर पर ऊपर से पुलिस प्रशासन को कुछ भी न करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि ऐसा कभी साबित नहीं हो सका। एक्शन के रिएक्शन की बात सरेआम हो रही थी। वैसा ही रिएक्शन देखा गया जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगों में देखा गया था। बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की जमीन हिलती है, ऐसा जस्टिफिकेशन दिया गया था सिख दंगों में, जब निर्दोष सिखों की हत्या की जा रही थी। बहरहाल, गुजरात में लोग बेकाबू हो चुके थे। इंसान और जानवर में फर्क खत्म हो चुका था। कुछ घटनाओं को देखकर तो लगता है कि इंसान ने दरिंदगी में जानवरों को भी यहां कई मील पीछे छोड़ दिया था। गोधरा दंगों में सबसे ज्यादा अमानवीय घटना हुई अहमदाबाद के नरोदा में। यहां 28 फरवरी 2002 को लगभग 5000 लोगों की भीड़ के द्वारा 97 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। यहां दंगा 10 घंटे से अधिक समय तक चला। इसके दौरान भीड़ ने लूटपाट की, धारदार हथियारों से हमला किया, सामूहिक बलात्कार तक हुए और लोगों को जलाया तक गया। यह हिंसा इतनी खतरनाक थी कि सांप्रदायिक हिंसा को सामूहिक हत्या का ऐसा सबसे बड़ा मामला माना गया, जिसमें 10 घंटों के अंदर लगभग 100 लोग मारे गए। इसके बाद राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया और हिंसा को रोकने के लिए भारतीय सेना के जवानों को बुलाना पड़ा। अब आपको बात बताते हैं गुलबर्गा सोसाइटी की। दंगाइयों ने सोसाइटी के बड़े से लोहे के गेट को तोड़ा, सोसाइटी में अंदर घुसे और यहां के मकानों पर हमला कर दिया। पुलिस आई, इनको भगाया भी, लेकिन पुलिस के जाने के बाद फिर ये और बड़ी संख्या में मौत की होली खेलने वापस लौटे। दंगाइयों ने सारे घर लाइन से जला दिए, चुन चुन के लोगों को काटा गया, लाशों के ढेर लगा दी गई, मांस के चीथड़ों और खून से जमीन सन गई। यहाँ कांग्रेसी नेता एहसान जाफरी की भी हत्या कर दी गई थी। आज की तारीख में यहाँ सिर्फ एक मकान गुलजार है। इसमें रफीक मंसूर का परिवार रहता है। रफीक मंसूर के परिवार में कुल 23 लोग थे, लेकिन दंगाइयों ने परिवार के 19 लोगों की एक एक करके हत्या कर दी। रफीक मंसूर के 5 महीने के छोटे बच्चे तक को भी दंगाइयों ने नहीं छोड़ा, मार डाला। एक और शर्मनाक घटना हुई थी। कालोल कस्बे और आसपास के गांवों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इसके कारण कालोल में हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच झड़पें हुई। इस पूरे मामले में सबसे विवादित घटना कालोल स्थित अंबिका सोसाइटी के पास हुई थी। थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक डेलोल गांव से कालोल जा रहे 38 मुसलमानों के एक समूह पर हमला किया गया और 11 लोगों को मारकर जला दिया गया। इनमें से 17 लोग किसी तरह बचकर निकले और एक महिला ने शिकायत की कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ऐसे ही वडोदरा में हनुमान टेकरी है, वहां एक छोटी सी बेकरी थी, नाम था बेस्ट बेकरी। 1 मार्च को बेस्ट बेकरी को भीड़ के द्वारा जलाया गया। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई और इनमें से 3 हिंदू भी थे। कहा जाता है कि ऐसे दंगाइयों को बाकायदा निर्दोष मुसलमानों के एड्रेस प्रोवाइड किए जा रहे थे ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो। ऐसे न जाने कितने बलात्कार हुए, लूट, हत्याएं खुलेआम गुजरात में कई जगहों पर यह सब चल रहा था। लॉ एंड ऑर्डर की तो बात ही छोड़ दीजिए, लग रहा था कि इस प्रकार की हैवानियत को रोकने वाला खुदा या भगवान भी गुजरात से कहीं दूर पलायन कर गया है।
गुजरात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट कहती है कि आग हमलावरों द्वारा कोच के अंदर से ही लगाई गई थी। कोच में ही पेट्रोल, डीजल या केरोसिन के डब्बे लाए गए थे और आग इसी के कारण लगी थी। आग बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लगी थी। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि खिड़कियों के नीचे कोच का बाहरी हिस्सा कम झुलसा हुआ था। 6 मार्च 2002 को गुजरात सरकार ने घटना की जांच करने के लिए एक जांच आयोग बनाया और इसका नाम था नानावती आयोग। आयोग ने अपनी 6 साल की जांच के दौरान 40,000 से अधिक हलफनामे और 1,000 से अधिक गवाहों की जांच की। इस आयोग ने भी कहा कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच को जलाना एक योजनाबद्ध साजिश थी। आयोग ने गोधरा के एक मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमर जी और एक सस्पेंडेड CRPF अधिकारी नानू मियां को घटना के पीछे का मास्टरमाइंड बताया। इसके अलावा आयोग ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि ट्रेन में आग लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन की सप्लाई कहां से की गई थी। ट्रेन के गोधरा आने से कुछ घंटे पहले 140 लीटर पेट्रोल को जमा करने और मुख्य साजिशकर्ता होने के लिए रज्जाक कुरकुर को आरोपी बनाया गया। उस वक्त गुजरात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक थे J महापात्रा। उन्होंने बताया कि ट्रेन के गोधरा पहुंचने से बहुत पहले ही बदमाशों ने पेट्रोल भिगाकर कपड़े को तैयार रखा था ताकि आग लगाने में वक्त बर्बाद ना हो, टाइम ना लगे। फिर 17 मई 2004 को लोकसभा चुनाव हुए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री नियुक्त किया गया। ट्रेन जलने के 2.5 साल बाद सितंबर 2004 में लालू यादव ने घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश उमेश चंद्र बनर्जी को नियुक्त किया। जनवरी 2005 में बनर्जी साहब ने अपनी रिपोर्ट दी। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग अचानक से हुआ एक हादसा था। हालांकि इस रिपोर्ट को गुजरात हाई कोर्ट ने असंवैधानिक माना रद्द कर दिया और आयोग के गठन को ही गलत ठहरा दिया। लेकिन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस रिपोर्ट के ही दम पर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ही गुजरात दंगों का आयोजन किया था। बीजेपी उस समय केंद्र में विपक्ष में थी और उसने कहा कि ये रिपोर्ट इसीलिए लाई जा रही है क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और UPA इसका फायदा उठाना चाहती है। साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड के पीछे एक और भी एंगल था और वो एंगल था ट्रेन जलाने में पाकिस्तान की एजेंसी ISI का हाथ होना। उस समय सरकार में बैठे हुए जितने भी बड़े नेता थे उन्होंने इस थियरी का समर्थन भी किया। फिर कई सालों बाद एक वीडियो क्लिप वायरल होता है और देश में बहुत बड़ा बवाल मच जाता है। दरअसल तहलका मैगजीन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इस वीडियो में BJP, BHP और बजरंग दल के कई लोग मानते हैं कि दंगों में उनकी भूमिका थी और ऊपर से उनको समर्थन मिल रहा था। ये वीडियो आप चाहें तो YouTube पर देख सकते हैं। तहलका मैगजीन के इस स्टिंग ऑपरेशन में बहुत सी कंट्रोवर्शियल चीजें सामने आई। इसमें लोगों ने यहां तक कहा कि नानावती आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो केवल एक ही पक्ष की बात सुनेगा। हालांकि इस वीडियो की कुछ लोगों द्वारा बहुत आलोचना हुई। कहा गया कि इसके पीछे पॉलिटिक्स है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मामले में 29 नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाओं द्वारा 60 से अधिक जांच की गई और बहुतों ने यही निष्कर्ष निकाला कि सांप्रदायिक हिंसा राज्य के अधिकारियों द्वारा समर्थित थी। यहां तक कि भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की एक रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा है। अमेरिका ने भी NHRC की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि सांप्रदायिक हमले पूर्व निर्धारित थे, प्लांट थे और मुसलमानों पर हमले के दौरान पुलिस द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। मुस्लिम विरोधी हिंसा को रोकने में मोदी की राज्य सरकार की विफलता के कारण यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अपने यहां मोदी जी की एंट्री बैन कर दी गई थी। ये आप जानते भी होंगे। 28 फरवरी 2002 तक साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड के लिए आगजनी, दंगे और लूटपाट के आरोप में 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 17 मार्च 2002 को मुख्य संदिग्ध हाजी बिलाल को गोधरा में आतंकवाद विरोधी दस्ते ने पकड़ लिया था। गोधरा नगर पालिका के अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन कलोटा को मार्च में गिरफ्तार किया गया। SIT ने प्रथम श्रेणी रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष 500 से अधिक पृष्ठों की चार्जशीट दायर की। इसमें कहा गया कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में 59 लोग मारे गए थे और गोधरा के पास लगभग 1540 अज्ञात लोगों की भीड़ ने हमला किया था। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, फायर ब्रिगेड को जलती हुई ट्रेन के पास जाने से रोका गया और दूसरी बार ट्रेन पर वापस हमला किया।
लगभग 10 साल बाद फरवरी 2011 में इस केस में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया और 63 अन्य लोगों को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने यह माना कि घटना एक सुनियोजित साजिश थी। मौलवी सईद उमर जी को एसआईटी ने मुख्य साजिशकर्ता माना था, लेकिन सबूतों के अभाव में 62 अन्य आरोपियों के साथ उमर जी को भी बरी कर दिया गया। इस मामले में 11 दोषियों को मौत की सजा हुई और बाद में अक्टूबर 2017 में गुजरात उच्च न्यायालय ने इन 11 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। नरेंद्र मोदी को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट दे दी गई। फैसला तो हो गया, कुछ लोगों को सजा भी मिल गई, लेकिन आज भी गुजरात दंगों से रिलेटेड कई पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका है। जैसे दंगाइयों ने साबरमती एक्सप्रेस के S5 और S6 कोच को ही निशाना क्यों बनाया? क्या 1992 में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस का और 2002 के कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस को जलाने में कोई संबंध है? क्या ट्रेन को इसीलिए जलाया गया क्योंकि 1992 में कार सेवकों की भूमिका अयोध्या में विवादित ढांचा को गिराने में थी? क्या इसका बदला लिया गया और ये बदला अगर लिया गया तो आखिर कब तक लिया जाएगा? क्या गोधरा से एक स्टेशन पहले स्थानीय चाय वालों और वेंडर्स से कार सेवकों के बीच हुई लड़ाई का इस अग्निकांड से कोई लिंक है? गोधरा से कुछ दूर जब 2000 उन्मादियों की भीड़ जमा हो रही थी, पेट्रोल में कपड़े भिगोकर आग लगाने की तैयारियां हो रही थी, तब पुलिस और प्रशासन किसी को भी कुछ क्यों नहीं पता चला? और बाद में जब दंगे हुए तब दंगाइयों को तलवार, हथियार, बम आदि की सप्लाई कहां से हुई? ये सप्लाई कौन कर रहा था? यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि एक चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। ये शब्द बहुत सार्थक है। राजा के लिए प्रजा, प्रजा में भेद नहीं हो सकता। आप वीडियो में भी इस क्लिप को देख सकते हैं, उनकी बात को सुन सकते हैं। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। तो सवाल है कि आखिर राजधर्म का पालन क्यों नहीं हुआ? क्या इस संदेश को एक नसीहत से ज्यादा आरोप के तौर पर देखना चाहिए? देखिए, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं और शायद कभी नहीं मिलेंगे। यहां तक कि जिन लोगों ने कुछ राज बताने की कोशिश भी की, वो या तो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए या उनकी हत्या करा दी गई। इसके एग्जाम्पल हैं हरेन पांड्या। ये बीजेपी के ही थे और गुजरात के पूर्व गृह मंत्री थे। दंगों के 3 महीने बाद मई 2002 में पांड्या ने गुप्त रूप से न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर समिति को अपना बयान दे दिया था। माना जाता है कि इन्होंने वो सारे राज बताने की कोशिश की जो इनकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकते थे। इसके बाद इनकी हत्या हो जाती है। दंगों में कथित तौर पर सरकार की भूमिका के अलावा दंगों ने मीडिया की भी भूमिका को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया। मीडिया पर भी कई आरोप लगाए गए, जैसे सेलेक्टिव सहानुभूति देने का आरोप, सेलेक्टिव कवरेज करने का आरोप। मीडिया को किसी एक ही पक्ष का खून दिखा, बाकी के प्रति उन्होंने ध्यान देना उचित नहीं समझा। ये छुपी हुई बात नहीं है कि बहुत से मीडिया हाउस कुछ राजनीतिक दलों का संरक्षण पाते हैं, फिर वो रूलिंग पार्टी हो या फिर विपक्षी पार्टी। सबको अपने वोट बैंक की परवाह तो है ही। कई मीडिया हाउसेज ने भी वही दिखाया जो उनके मालिकों को सूट करता था। कई लोगों के लिए लक्ष्मी के आगे न्याय और एथिक्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। यहाँ फिर से द साबरमती रिपोर्ट का वो डायलॉग याद आ जाता है। पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और हमारी मीडिया सच को दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों को देखती है। आज इस एपिसोड में इतना ही। फोर्थ डायमेंशन के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।